ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करेंगे आज। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अब तक आइडिया हो चुका होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। रिस्पॉन्ड करो। आइडिया है थोड़ा बहुत सिंपल? हाँ, हो चुका है ना, क्योंकि हम लोग हर एक चैप्टर में, आप देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन ग्रेविटेशन में आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, रोटेशन में आता है, ट्रांसलेशन मोशन में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, मैग्नेटिज्म में आएगा, हर जगह आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बेसिक चैप्टर है, तो हर जगह पर इसका एप्लीकेशन आपको लेना पड़ेगा। तो इसको पहले समझ जाओ। तो हम लोग लगभग 12-13 लेक्चर लेंगे इसको खत्म करने के लिए, और हर एक लेक्चर में आइडिया होगा कि हम लोग कुछ एक टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स इस पे कवर होंगे। पहले हम लोग पीरियोडिक मोशन। सर हम लोग का कुछ टॉपिक्स हो चुका है एसएचए में। हाँ, अभी मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ, उसके बाद आप बता देना क्या क्या हो चुका है इसमें से। ठीक है। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशंस, और फिर ये दोनों बेसिक है। इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एसएचएम पे आ जाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, फेज क्या है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, हम लोग दो तरीके के एसएचएम को, जिनकी दो एसएचएम ले लेंगे जिनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, या फिर दो एसएचएम ले लेंगे जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो ऐसे एसएचएम्स को हम लोग एड अप अगर करते हैं तो हम लोग को रिजल्टेंट एसएचएम क्या मिलता है वो हम लोग एग्जामिन करेंगे। तो वो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में आ जाएगा। फिर हम लोग एनालिसिस ऑफ एंगुलर एसएचएम करेंगे। एनालिसिस ऑफ एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में मानो कि हम लोग एक स्ट्रिंग से एक बॉब को लटकाया हुआ है और हमने बॉब को थोड़ा सा एंगुलरली डिस्प्लेस किया हुआ है, तो फिर उसमें आपको कितना टाइम पीरियड मिलता है और कितना एम्पलीट्यूड मिलता है वगैरह वगैरह। या फिर हम लोग टॉर्शनल एसएचएम भी देखेंगे। तो हम लोग वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम में हम लोग एग्जामिन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएचएम क्या होता है। फिर एंगुलर एसएचएम करने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, हम लोग उस चीजों को एग्जामिन भी करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम क्या क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम, जैसे कि एक तो सिंपल पेंडुलम हो गया, आपको पता है सिंपल पेंडुलम हो जाता है। फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी होता है, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम। फिर फिजिकल और कंपाउंड पेंडुलम भी कहते हैं, फिजिकल और कंपाउंड पेंडुलम। फिजिकल और कंपाउंड पेंडुलम भी कहते हैं। फिर टॉर्शनल पेंडुलम भी आ जाता है। फिर एक होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिजिकल एप्लीकेशन है इसका, फोकाल्ट्स पेंडुलम। फोकाल्ट्स पेंडुलम भी देखेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड निकालना वगैरह वगैरह देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे फेज एनालिसिस पे। फेज एनालिसिस, फेज एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि दो अगर एसएचएम्स को आप अगर कंपेयर कर रहे हो, तो फिर अगर वो दोनों एसएचएम्स के एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो फिर उनके फेजेस कैसे रिलेट होंगे। अगर दोनों के एंगुलर वेलोसिटीज डिफरेंट है तब उनके फेजेस कैसे रिलेटेबल होंगे। और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फेज आउट और फेज इन वाला कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे यहाँ पे, कि फेज इन कब कहते हैं दो एसएचएम्स को कंपेयर करते हुए, और फेज आउट कब कहेंगे दो एसएचएम्स को कंपेयर करते हुए। ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम। एनर्जी ऑफ एसएचएम देखेंगे। फिर एनर्जी मेथड देखेंगे, एनर्जी मेथड टू कैलकुलेट। एनर्जी मेथड भी देखेंगे, ये मेथड यूज होगा टू कैलकुलेट टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक निकालो तो दूसरा आपको मिल जाता है। फिर हम एक और एक तरीका देखेंगे टाइम पीरियड और एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी निकालने का, उसे हम कहते हैं टेलर्स मेथड। टेलर्स मेथड, टेलर्स मेथड एक बायनोमियल एक्सपेंशन टाइप का सीरीज होता है जिसके बेसिस पे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। टेलर्स मेथड फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि शिफ्टिंग ओरिजिन अगर हम करते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे चेंज होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे चेंज होता है व्हेन वी शिफ्ट ओरिजिन। व्हेन वी शिफ्ट ओरिजिन, ऑफ कोर्स जब हम शिफ्ट ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तब हमारा फेज जो है वो चेंज होता जाएगा। इनिशियल पॉइंट कहाँ पर आप ले रहे हो एसएचएम का, या तो एम्पलीट्यूड पे ले रहे हो या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन एम्पलीट्यूड के बीच में कोई एक पॉइंट ले रहे हो, आपने ओरिजिन को ही वहां पे शिफ्ट कर दिया, तब कैसे इक्वेशन शिफ्ट हो रहे हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। फिर आखिरी वाला टॉपिक आ जाएगा सिस्टम ऑफ फ्री बॉडीज। सिस्टम ऑफ फ्री बॉडीज, फ्री बॉडीज मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तब हम एसएचएम का टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी और उसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है वगैरह वगैरह, ये सब हम वहाँ पे एग्जामिन करेंगे विदाउट एफ एक्सटर्नल। ठीक है, ये कुछ कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे एज वी मूव ऑन। तो इसमें बता दो क्या क्या हो चुका है, बताओ। एसएचएम में टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इक्वेशन वो सब हो चुका है। हाउ टू फाइंड अच्छा, टाइम। एसएचएम में टाइम पीरियड, अच्छा इतना ही हुआ, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। यस सर। ठीक है, पीरियोडिक तो हम लोग तो पीरियोडिक मोशन, हाँ तो ये सब कुछ आई थिंक ये वाला पार्ट हो गया होगा, एसएचएम का इंट्रोडक्शन हो गया होगा जिसमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब बताया जाता है। सुपरपोजिशन हुआ है नो तो सर। ठीक है, ये नहीं हुआ। एंगुलर एसएचएम वाला बताया हुआ डिस्कशन कैसे, ये वाला हो चुका है, आप कह रहे हो ना, फाइंड हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये यस वाला हो सर। चुका है ना। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम देख लिया, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, फिजिकल और कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, फोकाल्ट पेंडुलम और टॉर्शनल पेंडुलम देख लिया। नो सर। नो सर। एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन एसएचएम निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हो गया। हाँ हो गया सर। ठीक है, और एनर्जी मेथड से कैसे आप टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हो, ये नो सर, नहीं हो। ठीक है। टेलर्स मेथड, नो, नहीं सर, और कोई टॉपिक नहीं है। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया है, एसएचएम का हो गया है, टाइम पीरियड निकालना हो गया है, और आपको ये एनर्जी ऑफ एन एसएचएम हुआ है ना, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो जब हम इन टॉपिक्स पे आएंगे तो हम लोग इसको बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करके आगे मूव ऑन कर जाएंगे क्वेश्चंस पे, बट ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो पाए तो हम लोग ग्राउंड से ही ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एसएचएम का। तो देखो, अभी इस चैप्टर से पहले तक जितनी पढ़ाई होती है वो होती है ट्रांसलेशनल मोशन। मोशन के जो तरीके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन आपने पढ़ा है जिसपे लीनियर मोशन भी कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशनल मोशन जो है, और लीनियर मोशन जो कहते हैं स्ट्रेट लाइन में जो जाता है, और एक आता है कि रोटेशनल मोशन क्या है, ये आपने देख लिया होगा अभी तक। तो अब इन दोनों मोशन के अलावा और एक टाइप का मोशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन से पहले समझो ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन है ये। अगर कोई एक ऑसिलेटरी मोशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा होगा अपना ट्रैक, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर वो पार्टिकल अपना रिपीट कर रहा होगा ट्रैक, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे ही आ रहा है और फिर जहां पे गया था वहीं पे ही जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पीरियड वाले मोशन को आप कहेंगे पीरियोडिक मोशन। और इस पीरियोडिक मोशन का एक पर्टिकुलर टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पीरियोडिक मोशन का एक पर्टिकुलर टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन का भी एक मतलब है, हम लोग
इसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह भी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर इनका इसलिए ये कहा जाता है, ये सब नाम है, बिकॉज इन सब केसेस में जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ मिलता है, और आपको इसके सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और इनका डायरेक्शन अगर हम लोग इसे वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर हार्मोनिक मोशन की तरह हम लोग स्टडी करते हैं। ऐसा मोशन जब रिस्टोरिंग फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर होता है तब हम उस चीज को हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, और अज्यूम करो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका सर्कुलर मोशन है। तो अज्यूम करो आपका पार्टिकल इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो आपका पार्टिकल यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, वाई एक्सिस के एक्सट्रीम पे, और वो एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एट अ टाइम टी मानो कि उसकी लोकेशन ए हो गई है, ये एट अ टाइम t1 है, और फिर एट अ टाइम t2 उसकी लोकेशन b हो गई है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा याद रखो, अगर वहां पे लीनियर वेलोसिटी v होती है तो वेक्टोरियली आप इसको r क्रॉस ओमेगा की तरह लिखते हो। ये लीनियर वेलोसिटी हो गई, और जितने रेडियस ऑफ कर्वेचर में मूव कर रहा होगा दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी आपको लीनियर वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो मानो कि एट टी इक्वल्स टू t1 वो अगर यहाँ पे है तो इतना एंगल θ1 विच विल बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ t1 वो पहले मूव करेगा एट टाइम t1। फिर θ2 ओमेगा टाइम्स t2 वो t2 टाइम में मूव कर रहा होगा। इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हर एक टाइम पे मूव कर रहा होगा। तो अगर आप ऊपर से, मतलब अभी जब मैं आपको देख रहा हूँ, आप जिस भी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो बॉडी जब उस सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव कर रहा है तब आप अपने स्क्रीन पे ऊपर की डायरेक्शन में, जैसा मैंने ड्रॉ किया हुआ वैसे ही ऊपर की डायरेक्शन से देखोगे तो वो बॉडी आपको लगेगा ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। बट मानो कि अगर आप यहाँ पे एकदम इसे इसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करके देखो। हॉरिजॉन्टली मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और ये सर्कुलर मोशन एकदम हॉरिजॉन्टली एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, आपका एकदम आई लेवल के एकदम अबाउट ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है, तब इमेजिन करो तब इसकी जो लोकेशन होगी तब कैसे होगी। तब अगर मानो आप यहाँ पे खड़े हो के आप देख रहे हो, यहाँ पे एकदम खड़े होके देख रहे हो और हॉरिजॉन्टली देख रहे हो। ठीक है, तो आपको हर एक पार्टिकल एट टाइम t1 आपको इसके प्रोजेक्शन पे लगेगा, यहाँ पे भी आपको इसके प्रोजेक्शन पे लगेगा। ठीक है, तो जब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ऑफ कोर्स इसका रेडियस वेक्टर हर जगह पर सेम है। तो जब ये प्रोजेक्शन लोगे तो ये ए डैश जो पॉइंट है वो अगर लेते हैं तो ये ओ ए डैश आपको मिलेगा आर कॉस ऑफ θ1। सिमिलरली आपको ओ बी डैश अगर मैं बोलूं इसका प्रोजेक्शन है आर कॉस θ2 आपको मिलेगा। तो सिमिलरली अगर आप t1 इंस्टेंट से ये t इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट पे था, फिर ये t इक्वल्स टू a इंस्टेंट t1 आप पे आ गया है, ये t2 पे आ गया है, तो पार्टिकल आपको देखो कैसा मिलता जाएगा।
एक्चुअली सर्कुलर मोशन पे वो यहाँ से यहाँ और वो यहाँ से फिर यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है, ऐसा जा रहा है। बट अगर आप उससे हॉरिजॉन्टली देखोगे तो t इक्वल्स टू 0 से वो a डैश पे आता हुआ दिखेगा, फिर a डैश से वो b डैश पे आता हुआ दिखेगा। सिमिलरली वो अलोंग अ लीनियर मोशन वो एग्जीक्यूट करता हुआ दिखेगा, जो कि वो उसके सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। कब? जब आपका ऑब्जर्वेशन ऐसा हॉरिजॉन्टली होगा। फिर वो मानो कि यहाँ पे कोई पॉइंट पे आया, यहाँ पे कोई पॉइंट पे आया, तो आपको इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वो आपको वेक्टर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और फिर ये मतलब आपको देखो इस डायरेक्शन पे वो इधर मूव कर रहा है। पहले वो ओरिजिन पे आया, अपने एक्सट्रीम पोजीशन से वो ओरिजिन पे आया, फिर वो ओरिजिन से दूसरे एंड पे मूव करने लगा, ठीक है। फिर वो दूसरे एंड पे जब वो यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकल, तो वो पूरा एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। फिर जब वो पार्टिकल इधर पे आएगा, तब आपको ऐसा ऐसा मूव करता हुआ दिखेगा। तो फिर आप देखना, फिर आपको वो पार्टिकल क्या है, इस ओरिजिन से आपको इधर की डायरेक्शन पे मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है, रिटर्न बैक कर रहा है। फिर जब वो दूसरे हाफ में आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर आपको वो पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। तो ये जो मोशन है क्या, कि एक एक्सट्रीम पे पार्टिकल था, एक एक्सट्रीम पे पार्टिकल था, वो अब ओरिजिन की तरफ मूव किया, फिर वो उस ओरिजिन से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ आया, फिर वो उस एक्सट्रीम से फिर वो अपने ओरिजिन की तरफ मूव करा, फिर वो ओरिजिन से दूसरे एक्सट्रीम तक मूव करा। तो इस टाइप का मोशन आप क्या कहते हो? इस टाइप के मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हो, पीरियोडिक मोशन कहते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो डिफरेंट कंडीशन है, तो इस टाइप का मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कहते हो, ठीक है। पीरियोडिक मोशन हो जाता है ना। क्यों पीरियोडिक मोशन होता है? दी पार्टिकल traces its path in equal traces its path in equal time period, तब जाके वो पीरियोडिक मोशन होता है ना। अगर मानो कि उसका लोकेशन एट x इक्वल्स टू टी है, तो वही लोकेशन उसको x इक्वल्स टू टी प्लस कैपिटल टी पे मिलेगा, अगर वो t उसका टाइम पीरियड है, तब जाके आप उसको पीरियोडिक मोशन कह दोगे, ठीक है। तो ये ऐसा एक ऑसिलेशन भी कहते हैं। उससे पहले आप ये भी ऑसिलेशन भी देख लो, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन है। अगर आप एच सी वर्मा में देखोगे, तब आपको कुछ 3 तरीके के ऑसिलेशंस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये पार्टिकल ओरिजिन पे था, अगर मानो, तो वो ओरिजिन से एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वो एक्सट्रीम से फिर वो ओरिजिन पे आएगा, फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा। इस तरीके से अबाउट अ पोजिशन वो दोनों साइड पे, मतलब अबाउट अ पोजिशन वो दोनों साइड पे ऑसिलेट कर रहा है। इधर पे आया, फिर वो इधर से घूम के वापस आया, तो अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन वो दोनों साइड पे ऑसिलेट कर रहा होता है। तो इस टाइप को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? 3 तरीके के होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन 3 तरीके के होते हैं, एच सी वर्मा में दिया रहता है, कभी टाइम मिला तो हम लोग उस पर भी चले जाएंगे। तो बेसिकली ये पहला तो फ्री ऑसिलेशंस मानो, फ्री ऑसिलेशंस जो अभी हमने डिस्कस किया है ये सर्कुलर मोशन वाले केस में। और एक टाइप का हो जाता है डैम्ड ऑसिलेशंस, और एक तरीका है इसको फोर्स्ड ऑसिलेशंस भी कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। नाउ बेसिक चीजें समझ जाओ इन सब में क्या है। आप एच सी वर्मा में जाओगे तो आपको इक्वेशंस भी मिल जाएगा, बट ये हायर स्टडीज में आप लोग को बेसिकली पढ़ना होता है। क्या पता एडवांस में इन पे पैराग्राफ क्वेश्चन भी आ जाए। बेसिक मुद्दा समझ जाओ। फ्री ऑसिलेशंस में क्या है, आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एक एम्पलीट्यूड के साथ एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर वो घूम के उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पे गया, फिर वो घूम के आके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। तो ये फ्री ऑसिलेशन है। इसका एम्पलीट्यूड हर एक टाइम पे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम है, इसका टाइम पीरियड भी सेम है, सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ सेम है, इसका
फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या है, मानो इसी मोशन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसका सरफेस पे मैं फ्रिक्शन लगा दे रहा हूँ। इसका सरफेस में मैं जब फ्रिक्शन लगा दूंगा तो क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा। एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। जब इसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाता है बिकॉज एक ड्यू टू अ डैम्पिंग फोर्स। तो अगर आप इसका ऐसे ग्राफ बनाओगे, एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको एक ऐसा एक्सपोनेंशियली मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस अल्फा t, आपको ऐसा कर्व मिलता है जो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक डैम्पिंग फोर्स है। इसका इक्वेशंस आपको एचसी वर्मा में दिया हुआ है, बट अभी उस पर नहीं जा रहे। कभी कोई पैराग्राफ क्वेश्चन आया तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। फोर्स्ड ऑसिलेशन सिमिलरली क्या होता है, अब इसी केस में जब आप फ्रिक्शन लेकर आ जा रहे हो तो एम्पलीट्यूड क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जा रहा है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं। एक पीरियोडिक फोर्स जिसके पास अपना खुद का टाइम पीरियड है, ऐसा एक पीरियोडिक फोर्स हम लोग अप्लाई कर देंगे। मानो कि एक स्विंग है, ठीक है, स्विंग है, तो ये स्विंग क्या है, आप इस पे बैठे हुए हो और आप इस पे स्विंग कर रहे हो। तो अब जैसे जैसे स्विंग कर रहे होते हो ओवर द टाइम वो वापस से आके ड्यू टू एयर का रेजिस्टेंस वो वापस से इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाता है। बट अगर आपको इसको स्विंग करवाते रहना है ओवर द टाइम, ठीक है, क्योंकि डैम्पिंग हो जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाता है। ये आप मतलब कंटिन्यूअसली स्विंग नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको इसको स्विंग करवाना होता है तो आप क्या करते हो, अपने मम्मी अंकल को बोलो, पापा को बोलोगे कि आप पीछे से एक फोर्स देते रहें इसको, ताकि ये उसका जो एम्पलीट्यूड है वो उसका एम्पलीट्यूड के साथ मेंटेन करता रहे। तो उसी के साथ आप हमेशा स्विंग करते रहोगे जब तक ये फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है। तो जब इस पे एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा होता है तो आप क्या कहते हो, फ्रीक्वेंट इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन होता है। और ये जो इसका लॉस हो रहा है ड्यू टू डैम्पिंग, लॉस इन एम्पलीट्यूड, लॉस इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू डैम्पिंग is compensated by the periodic force applied, periodic external force। और इवेंचुअली होता क्या है, इवेंचुअली होता क्या है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपका जो बॉडी होगा वो स्विंग करने लगेगा, ठीक है। मतलब चाहे इसकी पहले कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, स्विंग की पहले कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, बट जब ओवर द टाइम होता ही जाएगा, आप इस पे फोर्स लगाते जा रहे हो पीरियोडिकली एट अ पर्टिकुलर पीरियड, और फिर उसी पीरियड के साथ वो स्विंग भी ऑसिलेट, पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करने लगेगा, ठीक है। ये आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला केस हो जाता है। डैम्ड ऑसिलेशंस में ये डिक्रीज होता जाता है एंड एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाता है, एंड ये फ्री ऑसिलेशंस में तो सेम एम्पलीट्यूड के साथ वो मूव कर रहा होता है। इनके इक्वेशंस कभी हमें चाहिए होंगे तो हम लोग इक्वेशंस भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आते हैं अभी। कोई दिक्कत यहाँ तक पहले वाले टॉपिक्स में कुछ समझने के लिए? नो सर। क्या मोशंस है कोई? ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख लो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन है कि जो ऑसिलेशन है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं क्योंकि आई होप कि आप लोग को एम्पलीट्यूड का मतलब पता है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन should be very small,
very small compared to what? Compared to size of the bodies. Compared to size of the bodies, amplitude of the oscillation should be very small compared to size of the bodies. And second is the acceleration of the particle. Acceleration of the particle or body, कुछ भी बोलो, should be towards the mean position. हम ये देख लेंगे क्या है mean position. Towards the mean position due to net restoring force and it must be directly proportional to displacement. Inversely vectorially लिख दे रहे हैं, directly proportional to ये क्या है? Displacement from mean position. Mean position ना. अब यहाँ देखो क्या है ये कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक का, ये स्प्रिंग है, ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ है. ओके, नाउ इस ब्लॉक का मास m है, यहाँ पे k लगा हुआ है. तो अब अगर मैं इसे यहाँ इसके ये इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है, इसका नेचुरल लेंथ है. तो मैंने क्या करा कि इसे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, एक्स अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया. तो जब इसे मैं अब यहाँ पे डिस्प्लेस पोजीशन पे लेकर आ जाऊंगा तो इस पे एक एक्सटेंशन आ जाएगा स्प्रिंग पे. तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है. तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा कि x विच इज प्रोपोर्शनल टू x एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे एंड इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. तो ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा. लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. ऐसा क्यों हो रहा है? फिजिक्स समझो, फिजिक्स. ये स्टेटमेंट्स को ध्यान से अपने दिमाग में गांठ बांध लो, क्योंकि अब वर्क एनर्जी पावर तो मैं डिस्कस करने वाला हूं नहीं. तो इस चीज स्टेटमेंट्स को ध्यान से दिमाग में डालो. देखो, इसको मैंने अभी डिस्प्लेस करा एक्स पोजीशन, तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे. तो ये रिस्टोरिंग फोर्स उसको कहाँ पे लेकर आने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर आने की कोशिश करेगा. जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा ड्यू टू द नेट रिस्टोरिंग फोर्स, तब उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा. जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसके डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे था तब इसके पास क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो चुका था. तो ये एक्सटेंशन जो था स्प्रिंग पे वो एक्स अमाउंट आ चुका था. तो स्प्रिंग पे क्या होता था, मेरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया था. ये स्प्रिंग पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया था. तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से वापस से जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक पे वर्क करेगा. और ये देखा गया, तो क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक पे वर्क कर रहा है तो वर्क कन्वर्ट हो जा रहा है इसके काइनेटिक एनर्जी पे. और क्योंकि ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये वो क्या करता है, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी था एट इनिशियल पोजीशन, वो पोटेंशियल एनर्जी को वो पूरा का पूरा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी को वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी में कन्वर्ट कर देता है. और ये कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स वर्क कर रहा होता है बॉडी पे. क्यों वर्क कर रहा होता है बॉडी पे, क्योंकि उसको वो उसके डिस्प्लेस्ड पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाने के लिए कोशिश कर रहा होता है. इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है, आपको पता है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए. और थोड़ा सा एडवांस नोटेशन अगर हम लिखें तो टॉर्क भी नेट 0 होना चाहिए. ये हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे ये वाला फैक्टर भी यूज करेंगे. तो इक्विलिब्रियम अगर आप कह रहे हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट 0 रखेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क नेट 0 रखेंगे. ठीक है. और अगर रोटेशनल नेट फोर्स
यहाँ पे जब आप डिस्प्लेस करोगे तो फिर उस पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्प्लेस कर दिया तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। नेट रिस्टोरिंग फोर्स उसको उसके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। नेट रिस्टोरिंग फोर्स उस पर वर्क करेगा, जो वर्क उसके काइनेटिक एनर्जी पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने पे वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पे बदल जाएगा। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया और उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी उसको लेफ्ट वर्ड्स और दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, तो वापस से वो दूसरे डायरेक्शन पे उसके दूसरे साइड ऑफ द एक्सट्रीम पे आ जाएगा। और वो फिर कितना, वो सेम एक्स डिस्प्लेस होके नाउ फिर से कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा स्प्रिंग पे, फिर से उस पे कंप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पे आ जाएगा। तो अब इस पे नेट फिर से फोर्स लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जो कि इसे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा इसके ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। सो ये बेसिकली इसका फिजिक्स है, ठीक है, ये बेसिकली इसका फिजिक्स है। एंड ये इसका स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी आप कहते हो जब एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू displacement from the equilibrium position and it is in the opposite direction. Okay, now इस पे आ जाओ। ये जो हमने पहला डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम पे अब आप देखो, जो मेरे को y मिल रहा है, मैं अब कभी पे भी अगर ये बोलूं इसका y है, इसका y कोऑर्डिनेट से तो है, इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट से तो है हर जगह पर। तो ये y कोऑर्डिनेट अगर मैं एट एनी इंस्टेंट लिखूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos of omega t एट एनी इंस्टेंट yt, एट एनी इंस्टेंट yt अगर मुझे जानना है तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो cos ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तो वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए हो गया। अगर मानो कि हम लोग बॉडी को, जो ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो गया, ठीक है, तो इसीलिए y एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख रहे हैं। तो सिमिलरली अगर x एक्सिस पे हम लोग प्रोजेक्शन देखेंगे बॉडी को यहाँ पे खड़ा करके, y x एक्सिस के ऑपोजिट में खड़ा करके, तो आप लोग को r इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो से इसके ओरिजिन से r अमाउंट डिस्प्लेस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो वो r एम्पलीट्यूड हो जाता है एंड इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हो जाता है, टाइम पीरियड ही हो जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, हम लोग इस चीज को वापस से लेकर आएंगे, ठीक है। तो सिंपल बेसिकली डेफिनेशंस हम लोग अभी नोट कर ले रहे हैं। एम्पलीट्यूड क्या कहते हो, maximum displacement from equilibrium position, maximum displacement from equilibrium position, angular frequency क्या कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, which is equals to 2 pi of linear frequency। linear frequency हम कैसे कहते हैं, 1 upon time period, इसका यूनिट है हर्ट्ज में, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स में, ठीक है, इसका यूनिट है रेडियंस पर सेकेंड में, ठीक है। और हम क्या कहेंगे, हम एंड दिस टी इज व्हाट, टाइम पीरियड है ना। अब आप वो वाला इक्वेशन याद करो, अगर x एट एनी टाइम हम लोग लिख रहे हैं सम टाइम a sin ओमेगा t, और बेटर हम लोग चलो डिराइव ही कर देते हैं। अगर एक्सेलरेशन कहा जा रहा है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k, ये है एक्सप्रेशन। तो हम इसको क्या करेंगे, ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कर लेंगे एंड यहाँ पे माइनस के एक्स लिखते हैं। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी इसको ऐसे ही देख लो, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t प्लस 5। हम इसमें सब पे कमेंट करेंगे अभी। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx by dt, तो आपको dx by dt क्या आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM। तो दिस विल बी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5
सिमिलरली जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इट इज टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, so it will become a omega square minus sin omega t plus 5. This complete term is your called phase. This complete term is called your phase. And अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यहाँ पे कि माइनस a और ओमेगा स्क्वायर a sin omega t is equals to this value तो omega square x. तो यहाँ पे आप this expression is the expression of this simple harmonic motion, ठीक है. तो इसीलिए this form of equation gives you the displacement with respect to time for a simple harmonic motion, ठीक है. इसमें a क्या है, a is my amplitude, omega क्या है, angular frequency, t क्या है at any time, phi क्या है, ये इनिशियल आर्गुमेंट हो जाता है. हम लोग देख लेंगे अभी जो हम फेज एनालिसिस करेंगे तो हम लोग इनिशियल आर्गुमेंट भी देख लेंगे कितना जा रहा है, ठीक है. इतना तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है. इसको हम लोग और एक तरीके से भी लिखते हैं, वेलोसिटी को और एक तरीके से लिखने का क्या है, लिखते हैं या नहीं लिखते ऐसे? याद है ये चीज? आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ यस सर. हाँ तो ये चीज इक्वेशन देखा हुआ ना, एम्पलीट्यूड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अगर आपको किसी भी एक्स आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, ओरिजिन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, और आपको बताना है वेलोसिटी कितनी है, आपको एम्पलीट्यूड भी पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पता है, आपको पता है कि ओरिजिन से इतने डिस्प्लेसमेंट पे आपको वेलोसिटी बतानी है, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करके आप उस पॉइंट पे बता सकते हो कितनी उसकी वेलोसिटी है, ठीक है. तो ये तो कुछ हो गया, ठीक है. अब थोड़ा सा आर्गुमेंट पे देख लेते हैं कैसा है. तो ऑफ कोर्स ये साइन का हम लोग अगर फंक्शन देख रहे हैं, तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग अगर प्लॉट करते हैं, लेट्स से एक्स को प्लॉट किया हमने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है तो दैट मीन्स ये अपना कंप्लीट कर्व जितने टाइम में रिपीट कर रहा है ये उसका टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है. और कितना मैक्सिमम ओरिजिन से, ये x इक्वल्स टू 0 है, पॉइंट है, ये x इक्वल्स टू 0 पॉइंट है ये वाला, एंड फिर ये वाला पॉइंट क्या हो गया प्लस ए, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया माइनस ए. तो ये कितना डिस्प्लेस किया है, ये इसका ए क्या हो जाता है फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. ओके, ये टाइम पीरियड हो गया ना. अगर मानो कि ये कर्व कब होगा, जब t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब आपका कर्व जो है वो एक्सप्रेशन ये आपको जस्टिफाई कर देता है, t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है. और ये तब भी हो सकता है, आप फेज एनालिसिस में हम लोग वापस से इस चीज पे देखेंगे, अगर आप इस चीज को लेते हो ओमेगा t साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई अगर एक्सप्रेशन लेते हो, तो फाई अगर 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, सिमिलरली 2n पाई अगर आता है, फाई अगर 2n पाई आता है, प्लस और माइनस 2n पाई. हाँ, और एक चीज, फेस एनालिसिस में जब हम आएंगे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी खासी होल्ड होनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस का, ठीक है. तो उस पर भी जरा ध्यान दे देना. तो फाई अगर 2n प्लस और माइनस 2n पाई है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका ऑफ कोर्स 0 होगा, तब आपका इनिशियल पॉइंट आपका इसके ओरिजिन से शुरू हो रहा है. बट अगर 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तब मतलब ये फाई की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है. ओरिजिन से तो दूर है, बट मतलब यहाँ से पार्टिकल शुरू हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से पार्टिकल शुरू हो रहा है. ये भी हम लोग फेज एनालिसिस में अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है. कब आप आउट ऑफ फेज कहोगे, कब आप इन फेज कहोगे, ये हम लोग एनालिसिस में देख लेंगे. अब अगर मानो कि
फाई की वैल्यू नॉन जीरो है, ये टी है, ये एक्स है, फाई की वैल्यू नॉन जीरो है, तब कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, आपको एक्स की वैल्यू, ऑफ कोर्स अभी भी एम्पलीट्यूड तो ए है, प्लस ए, यहाँ पे माइनस ए है, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी एक्स टी इक्वल्स टू जीरो आपको कुछ एक एक्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेट्स से ये कुछ स्मॉल ए से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ एक एक्स की वैल्यू आपको एक टी इक्वल्स टू जीरो आ रही है, टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स इक्वल्स टू जीरो नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड तो वही रहेगा, ठीक है, टाइम पीरियड तो वही रहेगा, बट आप एक्सप्रेशन को कहाँ से, ये आपको टोटल टाइम पीरियड देगा, सॉरी, यहाँ पे आपको कहीं पे टोटल टाइम पीरियड मिलेगा वापस से, जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये केस में आपका यहाँ पे फाई नॉन जीरो है, ठीक है। तो इस केस में आपको इनिशियल फेज भी कुछ लेना पड़ेगा, इस तरीके से आपको एनालाइज करते जाना पड़ेगा आगे तक, ठीक है। और एक तरीका भी है, अगर हम लोग जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अगर है, तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जो अभी मैंने लिखा नहीं था, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये भी एक फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहते हैं ना। ये हो गया, ओके। मुझे ये चीज बताओ, चलो क्वेश्चंस थोड़ा एक दो देख लो। आ, अब मेरे कुछ फंक्शंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो अब बताना सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहला फंक्शन लो, y इज इक्वल्स टू a e रेज टू पावर आइटा ओमेगा t, बताओ। कैसे वेरीफाई करोगे कि इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है या नहीं दे रहा कुछ टी प्लस डेल्टा टी के बाद सेम इक्वेशन आना चाहिए। है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वैभव, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने दो कंडीशन लिखवाए हैं, आपको ये बताना है कि ये एसएचएम वाला है या नहीं है, ये एसएचएम वाले इक्वेशंस है या नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने दो कंडीशन बताए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक कंडीशन तभी हो पाएगा जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, ओके। यहाँ पे मैंने, इस पे तो हम लोग बाद में आते हैं, के ही ले लो अभी आप, सम कांस्टेंट के। अगर ओमेगा भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। हाँ, ओमेगा भी आपको मतलब अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, बट अगर आपका ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, कोई भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आपका यहाँ पे y की जगह पर x ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपका ऐसा आता है कि डबल डिफरेंशिएशन को अगर आप उसके फंक्शन के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हो डबल डिफरेंशिएशन के साथ, तो आपको नेट वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी जाके आप कह सकते हो कि वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वेरीफाई करो सब। सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर ये इक्वेशन है तो आपको इसमें एम्पलीट्यूड बताना है, एम्पलीट्यूड कितना होगा, आपको इसमें इनिशियल फेज बताना है,
ऑफ कोर्स ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी हम लोग वेरीफाई करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है। सर दूसरा में एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब पहले वाले क्वेश्चन को वेरीफाई कर लियो? नहीं सर कर। करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन में देयर इज अ मास ऑफ 1 kg, it is executing SHM. Consider a mass of 1 kg which is executing SHM, and the equation of the SHM, consider this, yt is equals to 6 cos of 100 plus 4 pi सेंटीमीटर। तो आपको इसमें बताना है एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फाई इनिशियल मतलब फाई आई इनिशियल फेज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब बता दो, मैक्सिमम के ई मैक्स ये भी बता दो। चलो देखो पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में जब ये वाला इक्वेशन है तब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, dy by dt will be a आइटा ओमेगा e raised to power आइटा ओमेगा t, और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। तो it satisfies this equation, simple harmonic form of equation, so it is a simple harmonic motion। now ये क्यों हो रहा है ये भी देखो, थोड़ा सा मैथ्स है। आप ई रेज टू पावर आइटा थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ई रेज टू पावर आइटा थीटा को हम लोग ई रेज साइन थीटा और आइटा कॉस लिख सकते हैं ना? यस सर। हाँ तो ये देखो यहाँ पे जो साइन, ये तो इमेजिनरी आर्गुमेंट हो गया तो ये तो नेग्लेक्ट ही कर दो, बट जो रियल वैल्यू है इसकी वो साइनसोइडली वेरी कर रही है। अगर साइनसोइडली वेरी कर रही है तो दैट मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसीलिए ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, बट ये सब अगर आप डबल डिफरेंशिएट करके देखोगे तो ये दोनों केस आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं देगा। ठीक है, इनिशियल फेज बताओ। हाँ यस सर। साइन इनवर्स a by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये SHM क्यों है, पहले ये देखो y इज इक्वल्स टू, अगर ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट मींस ये दो SHMs का सम है। जब हम सुपर पोजिशन पे देखेंगे तब हम करेंगे तो ये दो SHMs का एडिशन है। ठीक है, तो अगर मानो कि मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, a की जगह पर सम r cos थीटा साइन ओमेगा t प्लस b के जगह पर मैंने r साइन थीटा लिख दिया। क्या है, a की जगह पर मैंने r cos थीटा लिख दिया, b की जगह पर मैंने r साइन थीटा लिख दिया, तो दिस विल बी cos ओमेगा t। तो दिस एक्सप्रेशन टर्न्स आउट टू बी, r को मैं कॉमन ले रहा हूँ, दिस इज cos थीटा साइन ओमेगा t प्लस साइन थीटा cos ओमेगा t। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ओमेगा t प्लस फाई, फॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ना। एंड आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर ये दोनों आर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं दोनों का ए स्क्वायर करूं और बी स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो आर की वैल्यू है वो क्या आ रही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही है। ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे जो y का अगर इवेलुएट कर रहे हैं हम लोग, ये वाला वैल्यू y का अगर जब हम इवेलुएट कर रहे हैं तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ रहा है,
तो एम्पलीट्यूड आपको यहाँ से पता चल जा रहा है। और ये आपको अब फाई बताना है। फाई कैसे बताओगे? अगेन इन दोनों को यूज करके फाई बताओगे। इन दोनों को यूज करके जब हम बी बाई ए हम लोग लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? tan थीटा मिलता है। ठीक है, tan थीटा मिलता है ना? यस सर। ये फाई की जगह पर ओके यहाँ पे थीटा होगा ना? ये थीटा है, थीटा है, थीटा है। तो ये थीटा है, तो थीटा टर्न्स आउट टू बी व्हाट? tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। तो आपको इनिशियल फेज भी पता चल गया। इनिशियल फेज ये कैसे है? अगर आप t इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको y इक्वल्स टू साइन फाई मिलेगा। सर साउंड नहीं आ रहा। सर आवाज आ रहा है? यस सर। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा रीएडजस्ट होने दो, शुरू करते हैं। सर साउंड नहीं। कर रहे हैं, अभी आ रहा है ना? हाँ यस सर, यस सर। कर स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है ना स्क्रीन अब? तो अभी तक कोई दिक्कत हुई इसमें? एम्पलीट्यूड ये मैंने जब बताया था कि t इक्वल्स टू 0 पे r sin फाई आपको आपका आर्गुमेंट sin थीटा, थीटा आर्गुमेंट आता है, तो वही थीटा tan इनवर्स b बाई ए हो जाता है। इसीलिए इनिशियल फेज आपका tan इनवर्स b बाई ए है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फिर। यस सर। ठीक है, तो ये देखो आपको कहा हुआ है कि इनिशियल मास 1 kg है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, और वो एसएचएम का इक्वेशन सर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एसएचएम का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा सिमी, बताना। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा सिमी? 6 सेंटीमीटर। सोनाली फ्रीक्वेंसी बताना कितना है इसका? सोनाली फ्रीक्वेंसी बताओ यहाँ पे कितना है?
सोनाली को आवाज नहीं जा रहा है क्या? सर आ रहा है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी बता दीजिए यहाँ पे कितना है। अगर आपका इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई है, तो जो t का कोएफिशिएंट होता है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है ना। तो इस इक्वेशन में t का कोएफिशिएंट क्या है? 100 है। t का कोएफिशिएंट 100 है, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये 100, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? हमेशा याद रखना, जो साइन सेकेंड थीटा है, साइन साइन का जो आर्ग्यूमेंट्स होता है, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा या टैन थीटा, इनके जो ये आर्ग्यूमेंट्स है, ये डायमेंशनलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, अगर ये डायमेंशनलेस हो गए तो ये ओमेगा टी का प्रोडक्ट जो है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो अगर उसको डायमेंशनलेस करना, टाइम का तो डायमेंशन सेकंड है, और तो फिर 100 का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेकंड इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तब ये जाके डायमेंशनलेस हो जाएगा। सिमिलरली बताओ, इनिशियल फेज कितना है? 4 पाई सर। इनिशियल फेज आपका 4 पाई हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप y एट 0 जब t इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको 6 cos 4 पाई मिलेगा। 6 cos 4 पाई मिलेगा, तो जो इनिशियल फेज है आपको ये वैल्यू दे देता है 4 पाई। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी बताओ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी माइनस 600 साइन ओमेगा टी प्लस 4। वेलोसिटी इज dy by dt। वेलोसिटी इज dy by dt, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। 6 टाइम्स ऑफ 100 टाइम्स ऑफ माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 4 पाई। ऑफ कोर्स ओमेगा मतलब 100 है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपको। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको a पता है, आपको ओमेगा पता है, आपको y किसी पॉइंट पे, आपको अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पूछा हुआ है तो आप यहाँ से भी बता सकते हो। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? आप इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। इधर भी आप इसको ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। आप यहाँ से जो v आपको यहाँ से जो v की वैल्यू आई है, ये सॉरी ये v स्क्वायर है, यहाँ से v की जो वैल्यू, v स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, आप वो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको यहाँ से a की वैल्यू पता है, m की वैल्यू मैंने दे दी है ओमेगा, और ये मैक्सिमम कब होगा? और ये मैक्सिमम कब होगा? कि इक्वल टू 0 पे। मैक्सिमम कब हो जाता है? एट इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे आपको पता है कि y इक्वल्स टू 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो k मैक्स की वैल्यू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, के ई मैक्स। क्लियर है सोनाली, सिमी आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास को खत्म करता हूँ। मैं आपको एक पीडीएफ या फिर एक मतलब फोटो आपको भेजूंगा। वो क्वेश्चंस आप कहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना कर रहे हो, मैं एसएचएम अगर मैं आपका ले रहा हूँ तो मतलब मैं आपको हर एक क्लास के बाद आपको एक फोटो या फिर एक जेपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल कुछ भी भेजूंगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन है, लगभग उसमें 10 क्वेश्चन, लेस देन 10 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, और वो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आने होंगे। क्लियर है? बात क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको इस पीडीएफ के साथ वो भी भेज दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा कितने टॉपिक्स यहाँ पे हो गए? प्रभु जी भाग गए तुरंत। इनको देखो, अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। अभी हमने ये पहले 2 टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है, ये दोनों टॉपिक हो गए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में से ये टॉपिक शुरू करेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। ठीक है ना? और वो अच्छा जो मैं भेजूंगा वो असाइनमेंट आप लोग सॉल्व करके आना। ठीक है?
चलो ओके, थैंक यू गाइस।